A very good morning to all of you. Feeling fresh? We have discussed only two sections so far. Section 139, section 140. और कल के डिस्कशन में I'll like to restrict our discussion right now for section 140 जो कल का रिवीजन हुआ था. Only the headings over there. जो section 140 था, section 140 सब clause 1 वो किसको लेकर था? Removal of auditors by whom? Board of Directors before the expiry of their tenure. Section 140 सब clause 1 के बाद section 140 सब clause 2 and 3 वो resignation of auditor को लेकर था. Resignation of auditor का फॉर्म नंबर कौन सा है? किस फॉर्म के तहत? ADT 3 के तहत ऑडिटर अप्लाई करेगा या ADT 2 के तहत? ADT 3 के तहत ऑडिटर अप्लाई करेगा. करेक्ट. रेजिग्नेशन और कितने दिनों में? रेजिग्नेशन देने के विदिन 30 डेज. किसके पास स्टेटमेंट फाइल करेगा? कंपनी एंड रजिस्ट्रार के पास. और गवर्नमेंट कंपनी है तो अपार्ट फ्रॉम कंपनी रजिस्ट्रार CNDG के पास. प्लीज गेट इन्वॉल्व. सम स्टूडेंट्स ओवर देयर, I request you all please get involved. Section 140 subclause 2-3 के बाद section 140 subclause 4 था. It was again removal of auditor था, but क्या था? By a person. Removal of auditor मतलब क्या था? Appointment of auditor other than the retiring auditor और removal of the existing auditor. Correct? अब यहाँ पर हमने देखा था वो कौन एक्सरसाइज करा था? शेयरहोल्डर्स एक्सरसाइज करा था. It was on expiry of tenure. अरे बोलो. And 140 subclause 5 था. वो ये था कि removal of auditor by tribunal when the auditor is involved in any fraud. So you have to keep in mind section 140 is only for removal of auditors and resignation of auditor. 140 is for removal and resignation of auditor. इसमें removal of auditor के तीन अलग पैरामीटर्स है. कल जैसे हमने डिस्कस किया था, one by the board of directors, second by the shareholders and third by the tribunal. उस पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखो. अरे बोलो भाई. एंड रेजिग्नेशन ऑफ ऑडिटर को लेकर 140 सब क्लॉज 2 and 3 है जो हमने देखा है. क्लियर है? आज जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूं, ध्यान रखना, सेक्शन 141 जिसको लेकर सबसे ज्यादा क्वेश्चंस ऑडिटर्स चैप्टर में पूछे जाते हैं और पूछते आए हैं इंस्टीट्यूट के. बिकॉज आई पर्सनली फील बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट यू मस्ट नो व्हाट आर द क्वालिफिकेशंस एंड डिसक्वालिफिकेशंस ऑफ एन ऑडिटर टू बिकम एन ऑडिटर इन अ कंपनी. To be an auditor. So I'll say first हम qualifications पर फोकस करते हैं. किस पर? Qualifications पर. आपके नोट्स में आप देखना, in your notes on page number if I'm not 131. किस पर? पेज नंबर 131 पर. लिखो कुछ मत. पहले मैं जो स्क्रीन पर बता रहा हूं, सेक्शन 141 सब क्लॉज 1 and सब क्लॉज 2 it talks about qualifications of auditor. Qualifications of auditor जो अभी हमें समझना है. एक बार क्वालिफिकेशंस समझ लिए उसके बाद हम डिस्क्वालिफिकेशंस के ऊपर जाएंगे. 141 सब क्लॉज 3 से डिस्क्वालिफिकेशन स्टार्ट होते हैं. जब मैं कहता हूं क्वालिफिकेशंस ऑफ ऑडिटर, सर हमें पता है ऑडिटर मस्ट बी ए चार्टर्ड अकाउंटेंट. बट जो चार्टर्ड अकाउंटेंट को लेकर 141 सब क्लॉज 1 और 2 में दिया है, व्हाट दे हैव सेड, दे आर सेइंग ओनली अ चार्टर्ड अकाउंटेंट एज पर CA Regulation Act 1949 in case of डैश करके आप नंबर 1 लिखना, या नंबर 1 हम बाद में लिखेंगे, अभी कुछ मत लिखो. नंबर 1 इंडिविजुअल होगा. इंडिविजुअल के केस में द इंडिविजुअल मस्ट बी ए चार्टर्ड अकाउंटेंट एज पर CA Regulation Act 1949. मतलब CA Regulation Act कहता है he must be a practicing chartered accountant. Chartered accountant in practice and chartered accountant in employment, दो अलग कैटेगरीज है. CA Regulation Act कहता है he must be a practicing chartered accountant if he is an individual. और फर्म है और LLP है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप. इन दोनों के केस में the act says, the provision says, where majority of the partners are chartered accountants as per the CA Regulation Act. दोस्तों ये जब मैं लिख रहा हूं ना, आप ये समझने की कोशिश करना, सारे पार्टनर्स को बात नहीं कर रहे.
वो क्या करे, एक फर्म जिसमें मेजोरिटी ऑफ द पार्टनर्स चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है, एक एलएलपी जिसके मेजोरिटी ऑफ द पार्टनर्स चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है, एंड ओनली दोज पार्टनर्स who are chartered accountants can sign the audit report. अरे बोलो भाई, मतलब क्वालिफिकेशंस ऑफ ऑडिटर में व्हाई दे आर सेइंग सो, अगर एक फर्म जिसमें मान लो 3 पार्टनर्स है, उनमें से 2 पार्टनर्स चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है, एक पार्टनर कंपनी सेक्रेटरी है, तो मेजॉरिटी ऑफ द पार्टनर्स आर चार्टर्ड अकाउंटेंट, ये फर्म ऑडिटर बन सकती है। अब इस फर्म को जब ऑडिटर अपॉइंट किया जाएगा, जिस कंपनी का अपॉइंट किया जाएगा, उस ऑडिट रिपोर्ट को साइन करने के लिए 2 चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है, उन दोनों में से एक ने ही साइन करना चाहिए, दोनों ने, जो भी ये ज्वाइंटली साइन करना, बट कंपनी सेक्रेटरी कैन नॉट साइन। व्हाट द लॉ सेज, उसी फर्म और एलएलपी को एलिजिबल माना गया है जिस फर्म और एलएलपी में मेजॉरिटी ऑफ द पार्टनर्स क्या है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है एज पर द सीए रेगुलेशन एक्ट, एंड उस फर्म के ही पार्टनर्स जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है वही ऑडिट रिपोर्ट साइन करेंगे। सबको क्लियर है? वेरी सिंपल पॉइंट, सेक्शन 141 सब क्लॉज 1 and 2 कहता है। व्हाट वी सम अप फ्रॉम दैट इज समथिंग इंपॉर्टेंट। एक इंडिविजुअल फर्म या एलएलपी ही ऑडिटर बन सकती है, एक कंपनी ऑडिटर नहीं बन सकती। कंपनी, आई रेफर द वर्ड बॉडी कॉर्पोरेट, एक बॉडी कॉर्पोरेट कभी भी ऑडिटर नहीं बन सकती। ऑडिटर बनने के लिए आइदर ही मस्ट बी इंडिविजुअल और ऑडिट फर्म और एन एलएलपी। एलएलपी जब मैं कहता हूं तो लिमिटेड लायबिलिटीज पार्टनरशिप एक्ट इज अ हाइब्रिड कंसेप्ट व्हिच इज कवर्ड इन एलएलपी एक्ट 2008। बट जो बॉडी कॉर्पोरेट टर्म है, बॉडी कॉर्पोरेट में एलएलपी आता है, तो हम आगे जब डिस्क्वालिफिकेशन देखेंगे, डिस्क्वालिफिकेशन में उन्होंने पहला डिस्क्वालिफिकेशन दिया है और कहा कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट अदर देन एलएलपी ऑडिटर अपॉइंट नहीं हो सकती। इट कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज ऑडिटर। मैं जो बोलो सबको समझ रहा है? रीजन, अकाउंटेबिलिटी प्रिंसिपल बड़ा इंपॉर्टेंट है। अकाउंटेबिलिटी, जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी। और इसलिए फर्म के केस में, एलएलपी के केस में जो पार्टनर डेजिग्नेटेड पार्टनर होता है, क्या होता है? डेजिग्नेटेड पार्टनर, उसकी अकाउंटेबिलिटी दी जाती है अक्सर। आई होप क्वालिफिकेशन सबको समझा है। तो आपके नोट्स में वहां पर क्विकली पहले क्वालिफिकेशन का पार्ट लिख लो। पेज नंबर 131 से डिस्कशन स्टार्ट होता है, पेज नंबर 134 पर जगह है ना, 134 पर आप वहां पर हेडिंग दो क्वालिफिकेशंस ऑफ ऑडिटर, क्वालिफिकेशंस ऑफ ऑडिटर, हेडिंग दो क्वालिफिकेशंस ऑफ ऑडिटर, एंड वहां पर उसके आगे लिखो सेक्शन 141 सब क्लॉज 1 एंड 2। 134 पर जहां पर जगह है, 134 पर आप लिखो, जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे करो। 134 पर जहां पर जगह है, क्वालिफिकेशंस ऑफ ऑडिटर हेडिंग दो, और वहां पर सेक्शन 141 सब क्लॉज 1 and 2 लिखो, और उधर लिखो only a CA. I'll dictate that. No need to look on the screen. आप लिखो only a chartered accountant, only a CA. Within the meaning of, only a CA within the meaning of CA Regulation Act 1949. Only a CA within the meaning of CA Regulation Act 1949. लिखा, कॉमा, इन केस ऑफ डैश करके पॉइंट नंबर 1 लिखो नीचे, इंडिविजुअल, और करके पॉइंट नंबर 2 लिखो फर्म, और करके पॉइंट नंबर 3 लिखो एलएलपी। 2 and 3 को कॉमन करो और उधर राइट हैंड से लिखो वेर मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर्स practicing in India, majority of partners practicing in India are qualified to be auditor,
उसके नीचे एंड लिखो, एंड सेंटर में एंड लिखकर एंड के नीचे लिखो ओनली दोज पार्टनर्स who are chartered accountants shall be authorized to act and sign on behalf of the firm, shall be authorized to act and sign on behalf of the firm. लिखा है सबने? पक्का? दोस्तों पहली बार ये क्वालिफिकेशन लिखने के बाद नाउ द फर्स्ट टाइम हम लोग डिसक्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर्स का जो पॉइंट है हम लोग ओरली डिस्कस ना करते हुए आपके नोट्स में पेज नंबर 132 पर अब देखना डिसक्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर पॉइंट दिया है। फर्स्ट टाइम हमारे नोट्स में से उसको पढ़ना स्टार्ट करने वाला। देयर आर 9 डिसक्वालिफिकेशंस। एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है, उसे हम लोग पहले पढ़ेंगे, उसके बाद टेबुलर फॉर्म में चार्ट पैटर्न में हम 9 डिस्क्वालिफिकेशंस लिख लेंगे। मैं आपको अलग वे से हम लोग उसको समझने वाले। 9 डिस्क्वालिफिकेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वन बाय वन ब्रीफ करते जाता हूं। एक पॉइंट हम पढ़ेंगे, उसका हम डिस्कशन करेंगे। सेकेंड पॉइंट पढ़ेंगे, डिस्कशन करेंगे। सारे 9 पॉइंट्स पढ़कर होने के बाद हम उसका चार्ट लिखेंगे। इज इट क्लियर? सो इट विल बी हैपन वंस हम लोग पढ़ लेंगे, फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा, फिर से हम लोग चार्ट लिखेंगे, तो 3 बार हो जाएगा। सो डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर्स में सर ने कहा 9 डिस्क्वालिफिकेशंस दिए। उन 9 में से 3 डिस्क्वालिफिकेशंस काफी अहम है, इंपॉर्टेंट है, जिसको लेकर अक्सर क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं, मतलब कंफ्यूजन हो सकता है। सो वन बाय वन लेट अस गो टू दैट। ऑल ऑफ यू बी देयर विथ मी, रीड विथ मी, और जैसे मैं बोलूंगा वैसे आप मार्क करते जाना स्क्रीन पर, जैसे मैं मार्क कर रहा हूं। क्विकली सब लोग मेरे साथ लाउडली पढ़ो। द फॉलोइंग पर्संस शैल नॉट बी क्वालिफाइड फॉर अपॉइंटमेंट एज अ ऑडिटर ऑफ कंपनी। ठीक है, नंबर 1 दिया है a body corporate, क्या लिखा है? other than LLP registered under LLP Act 2008. So I'll highlight over there a body corporate and then the term जो आया है other than LLP, LLP इसमें मतलब कोई लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है, वो क्वालिफाइड है। तो बॉडी कॉर्पोरेट टर्म क्या है? तो ध्यान दो, मैं आपको ओरली बता रहा हूं, बाद में हम लिखते हो इसे लिखेंगे। सेक्शन 2 subclause 11 of the Companies Act 2013 defines body corporate, और वो कहते हैं बॉडी कॉर्पोरेट में it includes any company incorporated outside India also, मतलब जो फॉरेन कंपनी है वो बॉडी कॉर्पोरेट में आएगी। बट इट डज नॉट इंक्लूड अ कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्टर्ड अंडर कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट और एनी अदर body corporate, any other corporation notified by central government in the official gazette. सेंट्रल गवर्नमेंट ने किसी और को अगर एग्जाम्प्ट किया है तो बॉडी कॉर्पोरेट में इंक्लूड नहीं होगा। बट बॉडी कॉर्पोरेट के इस टर्म में उनका बॉडी कॉर्पोरेट इंक्लूड्स एवरी कंपनी इंक्लूडिंग द कंपनी इनकॉर्पोरेट आउटसाइड इंडिया। बट ये टर्म सिर्फ सेक्शन 2 सब क्लॉज 11 में दिया है, इससे कुछ समझता नहीं है। उसका इंटरप्रिटेशन ये होता है कंपनी इनकॉर्पोरेट आउटसाइड इंडिया, नंबर 2। Number 3, nationalized banks. Number 4, public financial institutions. ये भी बॉडी कॉर्पोरेट में आते हैं, ध्यान रखना। बॉडी कॉर्पोरेट में स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस भी आएंगे। बॉडी कॉर्पोरेट में सिर्फ क्या नहीं आता है? कोऑपरेटिव सोसाइटी और एनी अदर सोसाइटी और इंस्टीट्यूशन नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन ऑफिशियल गैजेट। मतलब स्पेसिफिकली बॉडी कॉर्पोरेट में से उन्होंने कोऑपरेटिव सोसाइटी को एक्सक्लूड किया है, बिकॉज टू देम कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट इज एप्लीकेबल। एंड उसके अलावा गवर्नमेंट ने किसी और इंस्टीट्यूशन और सोसाइटी को जिसको नोटिफाई किया ऑफिशियल गैजेट में, उसको बॉडी कॉर्पोरेट से एक्सक्लूड किया है। सो बॉडी कॉर्पोरेट इज अ वाइडर टर्म विच इंक्लूड्स विद इन इट कंपनी ऑल्सो। कंपनी इज अ स्मॉलर टर्म। अब ध्यान रखना, कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट में वाइडर टर्म कौन सा है? बॉडी कॉर्पोरेट विच इंक्लूड्स कंपनी विद इन इट। सबको समझ रहा है? जस्ट आपके हिंट के लिए, हालांकि उसका इस चैप्टर से कोई लिंक नहीं है, बट एक टॉपिक है अकाउंट्स में, अमालगमेशन। उस अमालगमेशन टॉपिक के अंदर एक टर्म दिया था, ट्रांसफरर कंपनी एंड ट्रांसफरी कंपनी। जो ट्रांसफरर कंपनी होती है, जो अपने शेयर्स ट्रांसफर करती है, वो ट्रांसफरर कंपनी कैन बी एनी बॉडी कॉर्पोरेट, मतलब इट कैन बी अ कंपनी आउटसाइड इंडिया, बट ट्रांसफरी कंपनी मस्ट बी अ इंडियन कंपनी एज पर कंपनीज एक्ट कहते हो।
बिकॉज ट्रांसफरी कंपनी अगर बॉडी कॉर्पोरेट दे दिया तो दो फॉरेन कंपनीज के केस में इंडिया में कहां से आएगा अमालगमेशन? तो इसलिए वो कहते हैं ट्रांसफरर कंपनी कैन बी एनी बॉडी कॉर्पोरेट बट ट्रांसफरी कंपनी मस्ट बी अ इंडियन कंपनी. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड बॉडी कॉर्पोरेट इज अ वाइडर टर्म व्हिच इंक्लूड्स कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया. जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग. तो व्हाट वी अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस फर्स्ट डिस्क्वालिफिकेशन कि बॉडी कॉर्पोरेट्स, अब बॉडी कॉर्पोरेट इस टर्म में एलएलपी भी आता है, इसलिए वो कहते हैं बॉडी कॉर्पोरेट अदर देन एलएलपी रजिस्टर्ड अंडर एलएलपीज एक्ट. क्लियर है सबको? सो ओनली एलएलपीज हैव बीन एग्जेम्प्टेड फ्रॉम दिस. उसके बाद पॉइंट नंबर 2 सब लोग पढ़ो. एन ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी. ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, जिस कंपनी का ऑडिट करना है उसी कंपनी का कोई ऑफिसर एम्प्लॉय है, वो ऑडिटर बन नहीं सकता है. बट तुरंत पॉइंट नंबर 2 एंड पॉइंट नंबर 3 इज लिंक्ड. पॉइंट नंबर 3 में दिया है पार्टनर, अ पर्सन हु इज अ पार्टनर और हु इज इन एम्प्लॉयमेंट. जैसे मैं मार्क करो वैसे मार्क करो, ब्रैकेट में डालो, ऑफ एन ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी. अच्छा, तो पॉइंट नंबर 2 और 3 लिंक कैसा है? एक कंपनी का ऑफिसर एम्प्लॉय या उस ऑफिसर एम्प्लॉय का कोई पार्टनर है पार्टनरशिप फर्म का, या उस ऑफिसर एम्प्लॉय का कोई एम्प्लॉय है, वो भी ऑडिटर बन नहीं सकता. अरे बोलो भाई, आर यू गेटिंग? ये इतना स्कोप काफी वाइड किया गया. डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर्स, ये प्रोविजन क्यों है? जस्ट टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, ताकि इंडिपेंडेंस बरकरार रहे. सेकंड, कंपनी का ऑफिसर एम्प्लॉय, ये तो डेफिनेटली देयर इज कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, वो कभी नहीं बन सकता ऑडिटर. जब मैं ऑडिटर यहां पे कह रहा हूं, ध्यान रखना, इट रेफर्स टू स्टैट्यूटरी ऑडिटर. कुछ नहीं, स्टूडेंट यहां पे दिमाग लगाना शुरू कर देते, सर हमने 138 पढ़ा था, सेक्शन 138 जहां पे इंटरनल ऑडिटर था, वहां पे 138 स्पेसिफिकली इंटरनल ऑडिटर कंपनी के एम्प्लॉय को भी ऑडिटर बनने का परमिशन दे रहा था. बट यहां पर जब हम ऑडिटर की बात करें, इट इज अ स्टैट्यूटरी ऑडिटर. सब लोग है मेरे साथ? ओके. पहला डिस्क्वालिफिकेशन क्या था? बॉडी कॉर्पोरेट अदर देन एलएलपी. सेकंड, ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी. थर्ड, एनी पर्सन हु इज अ पार्टनर और इज इन एम्प्लॉयमेंट ऑफ द ऑफिसर और एम्प्लॉय. तो मैं वो जो ऑफिसर और एम्प्लॉय उसको अलग रखूंगा, यहां पर पार्टनर या फिर इन एम्प्लॉयमेंट, वो इंपॉर्टेंट है, ऑफ द ऑफिसर एम्प्लॉय. पॉइंट नंबर 4, मार्क इट, पॉइंट नंबर 4 एज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. पॉइंट नंबर 4, वन ऑफ द 3 इंपॉर्टेंट डिस्क्वालिफिकेशन है. वो क्या लिखा है? एनी पर्सन हु और हिज रिलेटिव और पार्टनर. अच्छा, पॉइंट नंबर 4 में और सेकंड में क्या फर्क है? सेकंड में कंपनी का ऑफिसर एम्प्लॉय था, थर्ड में ऑफिसर एम्प्लॉय का पार्टनर और एम्प्लॉय था. फोर्थ कहता है एनी पर्सन और हिज रिलेटिव और पार्टनर. पॉइंट नंबर 1 दिया है, मेरे साथ पढ़ना उधर, इज होल्डिंग एनी सिक्योरिटी ऑफ और इंटरेस्ट इन द कंपनी. इन द कंपनी को सर्कल करके पॉइंट नंबर 1, और इट्स सब्सिडरी पॉइंट नंबर 2, और ऑफ इट्स होल्डिंग पॉइंट नंबर 3, और एसोसिएट कंपनी पॉइंट नंबर 4, और अ सब्सिडरी ऑफ सच होल्डिंग कंपनी पॉइंट नंबर 5. स्कोप देखो, 5 अलग कैटेगरीज को कवर किया है. उन्होंने कहा कोई भी पर्सन उसके रिश्तेदार के साथ या उसका कोई पार्टनर जो सिक्योरिटी होल्ड कर रहा है या इंटरेस्ट होल्ड कर रहा है. सर सिक्योरिटी तो समझता है, शेयर्स. इंटरेस्ट मतलब क्या? ब्याज है. कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी के केस में शेयर्स नहीं होता है, वहां पे इंटरेस्ट होता है. बोलो मत. सेक्शन 19 मेंबरशिप चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं. मेंबरशिप चैप्टर में, a subsidiary company cannot become a member of its holding company. It cannot hold shares or it cannot have an interest in the holding company. Interest का मतलब क्या हुआ? Company limited by guarantee. The law says कोई भी पर्सन या उसका रिलेटिव, सब लोग मेरे साथ इन्वॉल्व हो ना. मैं पहली बार एक एक वर्ड पढ़ के वहां पे एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं आपको. So please understand the importance of it because I don't want you people to miss a single word in that reading over there. क्या दिया वहां पर? Is holding any security or इंटरेस्ट. सिक्योरिटी का मतलब शेयर्स हुआ, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, कुछ और हो गया जो भी सिक्योरिटी में आता है. और इंटरेस्ट में कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी के केस में शेयर्स नहीं होता है तो वहां पे इंटरेस्ट होगा. बट क्या दिया उन्होंने? किसके अंदर? उस कंपनी के अंदर या उसके किसी सब्सिडी कंपनी में या उसके किसी होल्डिंग कंपनी में या एसोसिएट कंपनी में या होल्डिंग कंपनी की कोई और सब्सिडी है, मतलब सिस्टर कंसर्न. यस और नो? उस सब्सिडी कंपनी के अंदर भी अगर आपका कोई ऐसा इंटरेस्ट है तो फिर आप ऑडिटर बन नहीं सकते. ओके. मतलब कोई भी व्यक्ति
या उसका पार्टनर या उसका रिलेटिव ऐसा इंटरेस्ट होल्ड नहीं कर सकता। बट ऐसा उन्होंने पॉइंट नंबर 1 में दिया। अब उधर देखो नीचे क्या दिया, प्रोवाइडेड, सब लोग पढ़ो, प्रोवाइडेड रिलेटिव 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 में होल्ड सिक्योरिटी और इंटरेस्ट इन द कंपनी ऑफ अ फेस वैल्यू नॉट एक्सीडिंग 1 लाख रुपीज एज प्रिस्क्राइब्ड अंडर कंपनीज ऑडिट एंड ऑडिटर रूल्स 2014। नॉट एक्सीडिंग 1 लाख रुपीज, उधर ब्रैकेट में लिखना, ओके वहां पर दिया, मार्क करना, फेस वैल्यू नॉट एक्सीडिंग 1 लाख रुपीज। ओ ओ ओ मतलब रिलेटिव जो है, ऑडिटर की वाइफ, जिस फर्म के आप ऑडिट पार्टनर थे, मान लो आपकी वाइफ उस कंपनी के अंदर 75,000 के शेयर्स होल्ड कर रही है, 75,000 फेस वैल्यू, तो ऐसे केस में आप डिस्क्वालीफाई होगे नहीं। आपके उस रिलेटिव का होल्डिंग 1 लाख फेस वैल्यू के ऊपर होगा तो ये आप डिस्क्वालीफाइड हो। अच्छा, आपका कोई पार्टनर है पार्टनरशिप फर्म का, वो होल्ड कर सकता है क्या? नहीं। आप खुद होल्ड कर सकते हो क्या? नहीं। सिर्फ किसके लिए दिया? ओनली फॉर रिलेटिव। अगेन पढ़ना, प्रोवाइडेड द रिलेटिव में होल्ड सिक्योरिटी और इंटरेस्ट इन दी कंपनी, इन दी कंपनी दिया है, इन दी कंपनी, ध्यान रखना, इन दी कंपनी, जिस कंपनी के आप ऑडिटर बनने जा रहे हो उधर, उसके लिए दिया है। क्लियर है? और फेस वैल्यू नॉट एक्सीडिंग 1 लाख रुपीज। मतलब यहां पर अगेन इंटरप्रिटेशन क्या होता पता है? रिलेटिव उस कंपनी के अलावा उसकी सब्सिडरी या उसकी होल्डिंग कंपनी वहां पर होल्ड कर सकता है क्या? नहीं। जब हम कंपनी कहता है तो कंपनी इंक्लूड दैट होल ओवर देयर, कीप दैट इन माइंड। अरे बोलो, सब लोग है ना मेरे साथ? ओके, व्हाट इज द इंटरप्रिटेशन ऑफ सब क्लॉज 4 विदाउट लुकिंग इनटू दैट ओवर देयर? मुझे बोलो सबसे पहले। एक तो वो पर्सन खुद या उसका कोई रिलेटिव या पार्टनर कोई सिक्योरिटी और इंटरेस्ट होल्ड नहीं कर सकता है उस कंपनी में, या उस कंपनी की कोई सब्सिडरी कंपनी है या होल्डिंग कंपनी है या एसोसिएट कंपनी है या सब्सिडी ऑफ दैट होल्डिंग कंपनी है, वहां पर उसका कोई सिक्योरिटी और इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। बट फिर जब हम कहते हैं, उसमें उन्होंने कहा है अगर रिलेटिव है, रिलेटिव होल्ड कर सकता है नॉट मोर देन 1 लाख फेस वैल्यू, मतलब 1 लाख के ऊपर फेस वैल्यू गया तो वो उस केस में रिलेटिव का होल्डिंग 1 लाख से ऊपर हो गया तो आप डिस्क्वालीफाइड हो गए। करेक्ट। बट वो डिस्क्वालीफाई कैसे होंगे? उधर देखना, जैसे होल्डिंग 1 लाख के ऊपर जाएगा बाय चांस रिलेटिव का, तो मेरे साथ उधर आना, सब लोग नीचे पढ़ो। द कंपनी ऑडिट ऑडिटर रूल्स 2014 प्रोवाइड्स दैट a relative of an auditor may hold securities in the company of face value not exceeding 1 lakh. Further, the above condition shall, wherever relevant, be also applicable in case of a company not having share capital or other securities. I hope you understand this. मतलब जहां पर कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है, वहां पर फेस वैल्यू की जगह क्या होगा? इंटरेस्ट। आगे मेरे साथ मार्क करो। If the relative acquires any security or interest above the prescribed threshold, acquires, that is 1 lakh, the corrective action to maintain the limit as specified above shall be taken by the auditor within 60 days of such acquisition or interest. What is the meaning of this? Suno. On the date of appointment, relative must hold not more than 1 lakh face value. अपॉइंटमेंट हो गया ऑडिटर का, उसके बाद रिलेटिव के पास उस वक्त 90,000 फेस वैल्यू के शेयर्स थे। अपॉइंटमेंट होने के 4 महीने बाद रिलेटिव ने और 60,000 के शेयर्स एक्वायर कर लिए, तो अब 1 लाख के ऊपर लिमिट चला गया। ऑडिटर तुरंत डिस्क्वालीफाई नहीं होगा, ऑडिटर को 60 दिन का वक्त मिलेगा, 2 months, to make sure that the holding of relative is not more than 1 lakh face value. तो उस केस में से कुछ बेचने के लिए कहा जाएगा। अगर वो 60 दिन में बेच नहीं पाया उस होल्डिंग के ऊपर, तो उसके 60 दिन बाद डिस्क्वालीफाई होगा। और सब लोग है क्या मेरे साथ? पक्का? ओके। वो सब क्लॉज 4 जो था अभी डिस्क्वालिफिकेशन का, उसका पॉइंट नंबर 1 हमने देखा है। सब क्लॉज 4 का पॉइंट नंबर 1 देखा है, होल्डिंग एनी सिक्योरिटी और इंटरेस्ट। सब क्लॉज 4 क्या कहता है? पर्सन हिमसेल्फ or his partner or relative is holding any security or interest. Correct? Sorry, must not hold any security or interest. But उसके लिए exception क्या दिया? Relative can hold not more than 1 lakh face value. And अगर वो बाद में 1 लाख से ज्यादा acquire कर भी ले, तो 60 days के भीतर उसको वो proper steps लेने to reduce the holding up to 1 lakh face value. अरे बोलो बाबा,
अच्छा, सब क्लॉज 2 पढ़ो, क्या लिखा है? अगेन वो पर्सन खुद या उसका पार्टनर और रिलेटिव इज इनडेटेड, मतलब डेटर है क्या, इनडेटेड टू द कंपनी और इट्स सब्सिडरी और इट्स होल्डिंग और एसोसिएट कंपनी और अ सब्सिडरी ऑफ सच होल्डिंग कंपनी इन एक्सेस ऑफ 5 lakhs। आप खुद या आपका कोई पार्टनर या रिश्तेदार उस कंपनी का जहां पर आप ऑडिटर बनने जा रहे हो 5 लाख से ज्यादा के डेटर हो, तो ऐसे केस में आप डिस्क्वालिफाइड हो। वेरी सिंपल इंटरप्रिटेशन, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अरे बोलो भाई। पॉइंट नंबर 3, आप डेटर नहीं हो, आपने कंपनी को गारंटी दिया है। क्या दिया पॉइंट नंबर 3 में? द पर्सन हिमसेल्फ और हिज पार्टनर, अगेन वैसे पढ़ो, द पर्सन हिमसेल्फ और हिज पार्टनर और रिलेटिव हैज given a guarantee or provided any security in connection with indebtedness of any third person to the company। मतलब आपने किसी थर्ड पर्सन के बिहाफ पर कंपनी को गारंटी दी है, और वो गारंटी अमाउंट कितना दिया है? देखो, टू द कंपनी और इट्स सब्सिडरी और इट्स होल्डिंग और एसोसिएट कंपनी, आगे देखना, और सब्सिडरी ऑफ सच कंपनी इन एक्सेस ऑफ 1 लाख, मतलब 1 लाख के ऊपर की गारंटी है, तब आप डिस्क्वालिफाइड हो। डेब्ट भी 5 लाख के ऊपर का है, तब डिस्क्वालिफाइड हो। होल्डिंग और सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक भी है आपके पास, खुद के पास, तो आप डिस्क्वालिफाइड हो। आपके पार्टनर के पास है, आप डिस्क्वालिफाइड हो। रिलेटिव के पास है, 1 लाख के फेस वैल्यू तक अलाउड है। 1 लाख के ऊपर रिलेटिव ने एक्वायर कर लिया, कोई दिक्कत नहीं, 60 दिन का फिर भी वक्त मिलेगा। आई होप यू आर गेटिंग इट। ये जो डिस्क्वालिफिकेशन नंबर 4 है, उसको एक बार फिर से सब लोग ठंडे दिमाग से पढ़ लो। डाउट्स कोई भी है उसे संभाल के रख लो, लेफ्ट हैंड साइड में लिख लेने का। एट द एंड आई विल बी डिस्कसिंग इट। आई वांट यू पीपल टू हैव डाउट्स, इसलिए हम एक वर्ड बाय वर्ड पढ़ रहे हैं। एनीथिंग व्हाट वी हैव रेड इन दैट, ये मैंने वक्त दिया है, उसमें से कोई वर्ड नहीं समझा है तो उसे मुझे पूछो। डाउट के लिए एंड में हम डिस्कस करेंगे। बोलो। करेक्टिव एक्शन वाले इस पॉइंट में आ जाओ। क्या लिखा है, सब लोग मेरे साथ पढ़ना। द करेक्टिव एक्शन टू मेंटेन द लिमिट्स एज स्पेसिफाइड अबव। व्हाट इज द लिमिट अबव? 1 लाख फेस वैल्यू। ध्यान रखना, मार्केट वैल्यू कैन बी मोर देन 1 लाख। फेस वैल्यू दिया है। शैल बी टेकन बाय द ऑडिटर विद इन 60 days ऑफ एक्विजिशन ऑफ सच इंटरेस्ट। मतलब ध्यान रखो, रिलेटिव का होल्डिंग 1 लाख के ऊपर गया है और ऑडिटर को इसके बारे में पता नहीं है 60 दिन तक। ऑडिटर 60 दिन बाद अपने इग्नोरेंस का कोई वहां पर रेफरेंस ले नहीं सकता। ऑडिटर का ड्यूटी है, ध्यान रखना, कि 60 दिन के अंदर करेक्टिव एक्शन ले। करेक्टिव एक्शन मतलब क्या? ही हैज टू मेक श्योर दैट द लिमिट गोज टू अगेन 1 लाख। दैट इज ओनली करेक्टिव एक्शन। अरे बोलो भाई, what can be the corrective action when the holding goes beyond 1 lakh face value? Corrective action means he has to make sure that the holding comes again back to 1 lakh face value. Clear है? हाँ, रिलेटिव का डेफिनेशन कंपनीज एक्ट में दिया हुआ है। उस डेफिनेशन के तहत जो भी व्यक्ति आएगा वो इसमें रिलेटिव आएगा। व्हाट यू आर टॉकिंग ऑफ? आई डोंट नो। रिलेटिव पूछ रहे हो तुम? हाँ, इट्स अ गुड पॉइंट। शी इज आस्किंग रिलेटिव मतलब सारे रिलेटिव्स मिलाकर या एक पर्सन मिलाकर? डेफिनेटली इट विल बी रेफरिंग टू ऑल रिलेटिव्स, एक हो या एक से ज्यादा हो। होल्डिंग अगर उस कंपनी में 1 लाख से ऊपर जाता है, सपोज लिसन, मी आई एम बीइंग अपॉइंटेड एज ऑडिटर, माय वाइफ, my children are holding, my wife is holding 60,000 shares face value, my children are holding 50,000 shares value, I've crossed the limit. It doesn't mean that it applies to relative का definition wide and point of view से लो. Don't take it only from one individual point of view. It will be plural. क्लियर है? वरना वो पर्पस 1 लाख का डिफीट ही नहीं होगा। आपके रिश्तेदार के नाम से 1-1 लाख के आप लेते जाओगे। बट अगेन ये डाउट था, ये बाद में आना चाहिए था। पॉइंट नंबर 4 सबको क्लियर है? किसको क्लियर नहीं है? क्या बॉस, क्या डाउट है तुम्हें पॉइंट नंबर 4 में?
पॉइंट नंबर 5 में आ जाओ, वहां पर अ पर्सन और अ फर्म हु वेदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, अंडरलाइन डायरेक्टली इनडायरेक्टली, हैज बिजनेस रिलेशनशिप विद द कंपनी. बिजनेस रिलेशनशिप के ऊपर लिखो दैट इज कमर्शियल ट्रांजैक्शन. कमर्शियल ट्रांजैक्शन मतलब कोई भी पर्सन या उसकी फर्म जिसका उस कंपनी के साथ कमर्शियल ट्रांजैक्शन है, या उस कंपनी की सब्सिडरी, होल्डिंग, आगे ध्यान रखना भी एक पॉइंट आ रहा है, होल्डिंग कंपनी या एसोसिएट कंपनी या सब्सिडरी ऑफ सच कंपनी और एसोसिएट कंपनी, ये एडिशनल पॉइंट आ रहा है, ध्यान रखना. एसोसिएट कंपनी तो आ चुका था, आगे दिया सब्सिडरी ऑफ सच होल्डिंग कंपनी या सब्सिडरी ऑफ एसोसिएट कंपनी हो गया उधर. प्लीज ध्यान रखना, मतलब ये कमर्शियल ट्रांजैक्शंस में क्यों इंक्लूडेड है. कमर्शियल ट्रांजैक्शंस मतलब बिजनेस ट्रांजैक्शंस. वो कहते हैं अगर कोई बंदा ऑडिट अपॉइंट होने जा रहा है, अगर उसका उस कंपनी के साथ या उस कंपनी के सब्सिडरी कंपनी के साथ, सब लोग स्क्रीन पर देखो मेरे साथ, यहां पर मैं एग्जांपल दे रहा हूं, उस कंपनी के साथ या उस कंपनी के सब्सिडरी कंपनी के साथ या उस कंपनी के होल्डिंग कंपनी के साथ या उस कंपनी के एसोसिएट कंपनी के साथ या उस कंपनी की जो सब्सिडरी कंपनी है एसोसिएट होल्डिंग कंपनी की, उसके साथ सब्सिडरी ऑफ द होल्डिंग कंपनी या फिर सब्सिडरी ऑफ द एसोसिएट कंपनी के साथ, ये एडिशनल पॉइंट हो गया. समझ रहे क्या, ये मेन कंपनी है. एक तो वो कंपनी खुद या उसकी कोई सब्सिडरी या उसकी कोई होल्डिंग या उसकी कोई एसोसिएट कंपनी या उसकी सब्सिडरी ऑफ द होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी ऑफ द एसोसिएट कंपनी. मतलब ये स्कोप इतना वाइडन इसलिए किया, कोई भी कमर्शियल ट्रांजैक्शन यहां पर आया, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ सकता है. वो कहते हैं कमर्शियल ट्रांजैक्शन के केस में क्या दिया, डायरेक्टली इनडायरेक्टली कमर्शियल ट्रांजैक्शन नहीं होना चाहिए. अब सुनो, कमर्शियल ट्रांजैक्शन जब कहते हैं ना, इट मींस बिजनेस ट्रांजैक्शन जहां पे प्रॉफिट मोटिव होता है. बट उन्होंने कमर्शियल ट्रांजैक्शन को अलग डिफाइन किया है. दे आर सेइंग कमर्शियल ट्रांजैक्शन में दो कैटेगरीज नहीं आएगी, उसको छोड़ के बाकी सब कुछ आएगा. नंबर 1, वो कहते हैं एनी ट्रांजैक्शन डन बाय द पर्सन हु इज अपॉइंटेड एज ऑडिटर विद द कंपनी एट आर्म्स लेंथ प्राइस. क्या कह रहा हूं मैं, एट आर्म्स लेंथ प्राइस विल नॉट बी कंसिडर्ड एज अ कमर्शियल ट्रांजैक्शन. फॉर एग्जाम्पल, आइडिया कंपनी का मैं ऑडिटर हूं और आइडिया कंपनी का ही मेरा मोबाइल है. आई एम द कस्टमर ऑफ आइडिया कंपनी, आई एम ऑल्सो द ऑडिटर ऑफ आइडिया कंपनी. अब मैं कमर्शियल ट्रांजैक्शन है, मैं बिल पे करते रहता हूं, बट जो मेरा ट्रांजैक्शन कंपनी के साथ है इट इज आर्म्स लेंथ प्राइस. मैं जो रेगुलर बिल आता है वो पे करता हूं, तो इसकी वजह से मैं डिस्क्वालीफाई नहीं होऊंगा और ये मेरा कमर्शियल ट्रांजैक्शन हो गया कंपनी से. बट लिसन, मैं टाटा मोटर्स कंपनी का ऑडिटर हूं ने मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं, और टाटा मोटर्स कंपनी, मान लो मुझे टाटा मोटर्स की एक गाड़ी है, टाटा जेस्ट, वो मान लो खरीदनी है जेस्ट. कंपनी की गाड़ी की कीमत मान लो 8 लाख रुपए. कंपनी ने मुझे कहा आप ऑडिटर हो, आपको क्यों 8 लाख रुपए दे रहे हो, आप 2 लाख रुपए लेके देके गाड़ी ले लो. अब कंपनी ने मुझे वो गाड़ी अगर 2 लाख में ऑफर की तो यहां पर कमर्शियल ट्रांजैक्शन हो जाएगा एंड इन दैट केस आई विल बी डिस्क्वालिफाइड. बट अगर जो नॉर्मल मार्केट प्राइस है उसी में मैं खरीद रहा हूं तो मैं वो डिस्क्वालिफाइड नहीं होऊंगा, बिकॉज इट इज एट आर्म्स लेंथ प्राइस, मतलब इट इज मार्केट प्राइस. नंबर 1 मैंने कहा कमर्शियल ट्रांजैक्शन में क्या नहीं आता है, एनी ट्रांजैक्शन विच इज एट आर्म्स लेंथ प्राइस. नंबर 2 वो कहते हैं एनी प्रोफेशनल सर्विसेज रेंडर्ड बाय द पर्सन टू द कंपनी और इट्स सब्सिडरी कंपनी और होल्डिंग कंपनी, वो भी यहां पर क्या नहीं आएगा, कमर्शियल ट्रांजैक्शन नहीं आएगा, बिकॉज इज अ प्रोफेशनल सर्विस. ना जो प्रोफेशनल सर्विस कहता हूं, मैं जिस कंपनी का ऑडिटर हूं उस कंपनी के सब्सिडरी कंपनी के अंदर अगर मैं उनको कोई कंसल्टेंसी दे रहा हूं, प्रोफेशनल सर्विसेज दे रहा हूं, जिसका ऑडिट के रोल से एक्चुअल कोई लेना देना नहीं है, इट इज अ प्रोफेशनल सर्विस जिसका मैं रेगुलर केस टू केस बेस पर पैसा चार्ज करता हूं, तो अगेन आई इन दैट केस विल नॉट बी डिस्क्वालिफाइड. कह दिया, पढ़ो मेरे साथ उधर प्लीज सब लोग. अगेन क्लॉज नंबर 5 पढ़ो. अ पर्सन और अ फर्म हु whether directly or indirectly has business relationship with the company, please read with me, or its subsidiary or holding or associate company or subsidiary of such holding company or associate company को highlight करो. आगे लिखा है according to the company's auditor rules the term business relationship shall be constituted as any transaction entered into for commercial purpose. तो business relationship हमने ऑलरेडी लिखा है, नीचे देखो, except
एक्सेप्ट कमर्शियल ट्रांजैक्शंस विच आर इन द नेचर ऑफ, तो हाईलाइट करो उधर, नेचर ऑफ प्रोफेशनल सर्विसेज permitted to be rendered by an auditor or audit firm under the act and the CA regulation act. Under the act मतलब companies act and under the CA regulation act and the rules or regulations made under those act. ध्यान रखना, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को इस एक्ट के तहत या सी रेगुलेशन एक्ट के तहत कोई और प्रोफेशनल सर्विस देना जो परमिसिबल है वो इसमें आएगा. नेक्स्ट पेज पर देखो, कमर्शियल ट्रांजैक्शंस विच आर इन द डैश ordinary course of business of the company at arm's length price. क्या दिया है? At arm's length price. Just a minute. Arm's length price उन्होंने कहा है. Please highlight that arm's length price. आगे पढ़ो क्या दिया arm's length price में. Like sale of products or services to the auditor as a customer in the ordinary course of business by companies engaged in the business of telecommunication, airlines, hospitals, hotels and such other similar businesses. Such other similar businesses मतलब ध्यान रखना, ये just example था. मैंने आपको example टाटा मोटर्स का दिया, मैंने आपको आइडिया कंपनी का दिया. आइडिया कंपनी के केस में मेरा कोई वहां पर आर्म्स लेंथ प्राइस पर ट्रांजैक्शन था तो आई वाज नॉट डिस्क्वालिफाइड. बट टाटा मोटर्स के केस में अगर 8 लाख की गाड़ी मुझे 2 लाख में ऑफर की गई, इट इज नॉट एट आर्म्स लेंथ प्राइस, तो उस केस में मैं डिस्क्वालिफाई हो जाऊंगा बिकॉज वो कमर्शियल ट्रांजैक्शन की कैटेगरी में आ जाएगा. अरे बोलो, क्विकली रीड दैट पॉइंट नंबर 5 ऑल ऑफ यू. पॉइंट नंबर 5 का मेन समरी मुझे बताओ, मेन क्रक्स क्या है उसमें. ये जो भी ट्रांजैक्शन है कमर्शियल, इट कैन बी आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. अब इनडायरेक्टली को मैं नहीं समझना, ये भी बताना. इनडायरेक्टली मतलब मैं नहीं खरीद रहा हूं, मेरे किसी रिलेटिव ने खरीदा तो भी वो कवर्ड होता है इसमें. वरना मैंने किधर गाड़ी ली, 2 लाख में तो मेरे वाइफ ने गाड़ी ली, तो भी वो इसमें कवर होगा. सो इनडायरेक्टली रेफर्स टू द रिलेटिव ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन. आई होप यू आर गेटिंग इट. 5 डिस्क्वालिफिकेशंस में मुझे 5th डिस्क्वालिफिकेशन का क्रक्स बताना है. कमर्शियल ट्रांजैक्शन अगर है डायरेक्टली इनडायरेक्टली विच इज नॉट इन द नेचर ऑफ प्रोफेशनल सर्विस एंड विच इज नॉट एट आर्म्स लेंथ प्राइस विल डिस्क्वालिफाई द ऑडिटर. सबको समझा है? अच्छा, डिस्क्वालिफिकेशन नंबर 4 क्या था? द पर्सन हिमसेल्फ और हिज पार्टनर. अब देखना उधर, डिस्क्वालिफिकेशन नंबर 4, द पर्सन हिमसेल्फ or his partner or his relative is holding any security or interest in the company provided in case of relative up to 1 lakh face value is allowed. Anytime acquiring beyond 1 lakh face value, if the holding goes, then he has to take, or it has to take steps for curtailing the limit to the 1 lakh face value within 60 days. Number 2 is, बोलो, holding security or interest के बाद नंबर 2 क्या था वहां पर पॉइंट? has given any, okay, we'll say that point, has given any guarantee or to the company on behalf of a third person of an amount more than 1 lakh or is indebted to the company for an amount more than 5 lakhs. more than 5 lakhs, more than 1 lakh है. 1 lakh तक और 5 lakh तक अलाउड है. कई बार क्वेश्चन में आता है 1 lakh 5 lakh. स्टूडेंट गेट कंफ्यूज ओवर देयर. 1 लाख से ज्यादा का गारंटी हुआ तो ही डिस्क्वालिफाइड है. 1 लाख तक अलाउड है. 5 लाख से ज्यादा का डेप्ट है तो डिस्क्वालिफाइड है. और ये कहां पर होना चाहिए? उस कंपनी में या उसकी सब्सिडी कंपनी या होल्डिंग कंपनी, बार बार बोलो, या एसोसिएट कंपनी या सब्सिडी ऑफ द होल्डिंग कंपनी. क्लियर है? कमर्शियल ट्रांजैक्शन के अंदर एक पॉइंट ऐड हुआ है, सब्सिडी कंपनी, दैट इज सब्सिडी ऑफ एसोसिएट कंपनी. सबको क्लियर है? ओके. पॉइंट नंबर 6 विच इज वेरी सिंपल. उसमें 3 पॉइंट्स है पॉइंट नंबर 6 में ही. अब मेरे साथ अंडरलाइन करना. नंबर 1, पर्सन हु इज whose relative is a director, underline, relative is a director, number 1, or is in employment of the company as a director. मुझे स्टूडेंट पूछते हैं सर फर्स्ट और सेकंड में क्या डिफरेंस है, बता रहा हूं. और नंबर 3, KMP, कोई भी व्यक्ति जो जिसका रिलेटिव डायरेक्टर है या उसका रिलेटिव इन एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी जो है वो डायरेक्टर है. सो फर्स्ट इज एनी डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, सेकंड इज होल टाइम डायरेक्टर. पता है ना, होल टाइम डायरेक्टर, फुल टाइम एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, होल टाइम डायरेक्टर और केएमपी. तो होल टाइम डायरेक्टर जब केएमपी में आता है, उसके अलावा केएमपी में कौन आता है? सीईओ, एमडी, मैनेजर, कंपनी सेक्रेटरी, सीएफओ,
होल टाइम डायरेक्टर तो आता है, और एनी अदर पर्सन एज प्रिस्क्राइब्ड, सो दैट पॉइंट हैज बीन केप्ट ओवर देयर। मतलब अगर जो पर्सन ऑडिट अपॉइंट होने जा रहा है उसका किसी रिश्तेदार उस कंपनी का डायरेक्टर है, या फिर उस कंपनी के एम्प्लॉयमेंट में है और डायरेक्टर भी है, या फिर केएमपी है, तो यू कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज ऑडिटर। आई होप इट इज अंडरस्टैंडेबल। नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 7, अगेन मार्केट इज इंपॉर्टेंट। पॉइंट नंबर 7, पॉइंट नंबर 7 का फर्स्ट पॉइंट एकदम अलग है, उसका आगे पॉइंट नंबर 7 में कहीं पे रेफरेंस नहीं आता है। फर्स्ट लाइन क्या लिखा है, पढ़ो मेरे साथ, अ पर्सन हु इज इन फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट एल्सवेयर। मैं आगे आपको पढ़कर समझाऊं, मैं सबको अगेन रिक्वेस्ट कर रहा हूं, द वर्चुअल स्टूडेंट्स, द लाइव स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ यू, ये पढ़ते वक्त आपके दिमाग में जो भी डाउट्स आ रहे उसको साइड बाय साइड लिखते जाओ। हम लोग एंड में उसको डिस्कस करने वाले, इसीलिए मैं वर्ड बाय वर्ड पढ़ रहा हूं, सो प्लीज बी देयर विथ मी। यहां पर जो मैंने कहा फर्स्ट पॉइंट एकदम अलग है, अ पर्सन हु इज इन होल टाइम एम्प्लॉयमेंट एल्सवेयर, बस इतना ही पॉइंट है ये। इस पॉइंट का यहां पर ही एंड हो जाता है। मतलब अगर कोई व्यक्ति फुल टाइम एम्प्लॉय है किसी कंपनी में या कहीं पर भी, तो वो कंपनी का ऑडिटर बन ही नहीं सकता। जो पर्सन चार्टर्ड अकाउंटेंट है बट एक फुल टाइम एम्प्लॉय में कहीं पर भी है, कहीं पर भी, कंपनी में हो सकता है, फर्म में हो सकता है, एक कंस्ट्रक्शन फर्म में हो सकता है, कंस्ट्रक्शन कंपनी, कहीं पर भी है वो फुल टाइम एम्प्लॉय, क्योंकि सीए रेगुलेशन एक्ट कहता है ओनली प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स कैन बी ऑडिटर। तो ये जो क्लॉज 7 है वो कहता है पर्सन हु इज इन फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट एल्सवेयर इज डिस्क्वालिफाइड एनीवेज। बट उसके बाद आगे वाला पॉइंट, वहां से नया पॉइंट उसी में स्टार्ट हो जाता है, और के बाद अल से और के आगे आप ब्रैकेट डालो, जस्ट पुट दैट ब्रैकेट ऐसा जैसे मैं डाल रहा हूं, और एंड तक ब्रैकेट क्लोज कर लो, एंड में उधर उस पैराग्राफ में। और अब मेरे साथ पढ़ो और के आगे, अ पर्सन और अ पार्टनर ऑफ अ फर्म होल्डिंग अपॉइंटमेंट एज इट्स ऑडिटर इफ सच पर्सन और पार्टनर इज अंडरलाइन एट द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, at the date of such appointment or reappointment holding, क्या दिया हो, holding appointment as an auditor of more than 20 companies, then other than bracket में डालना again, other than OPC small companies and private companies having paid up capital less than 100 crores, less than दिया है, less than equal to नहीं, less than 100 crores। हम इस ओपीसी स्मॉल कंपनी प्राइवेट कंपनी को 2 मिनट के लिए अलग रखेंगे। हम पहले इस मेन प्रोविजन को समझने की कोशिश करते हैं। कोई भी इंडिविजुअल है या कोई भी उस ऑडिट फर्म का पार्टनर है जिनका अपॉइंटमेंट हो रहा है एज अ ऑडिटर, ऑन द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट अगर वो 20 से ज्यादा कंपनीज का ऑलरेडी ऑडिटर है, तो ऐसे केस में वो इस कंपनी का ऑडिटर नहीं बन सकता। जब मैं कहता हूं यहां पर मोर देन 20 कंपनीज, ट्राई एंड अंडरस्टैंड, मोर देन 20 कंपनीज ऑलरेडी अगर है उस, तो वो इस कंपनी का ऑडिटर नहीं बन सकता। द लिमिट इज 20। सो व्हेन यू इंटरप्रेट, काफी स्टूडेंट तो ऐसे इंटरप्रेट करते हैं, सर मोर देन 20 कंपनीज का कैसे बन सकता है अगर 20 लिमिट है तो? दे से ग्रेटर देन और इक्वल टू 20। मतलब अगर मैं ऑलरेडी 20 कंपनीज का ऑडिटर हूं, तब मैं इस कंपनी के लिए ऑडिटर बनने के लिए क्या हूं, डिस्क्वालिफाइड हूं। बट एक फर्म में 4 पार्टनर्स है, ये जो 20 का लिमिट है पर्सन टू पर्सन है, तो 4 पार्टनर्स है तो 4 इंटू 20 80 होगा। और इस फर्म का अगर 80 कंपनीज के ऑलरेडी अगर ये ऑडिटर है, तो 80 के बाद 81st कंपनी का अब ये ऑडिट ले नहीं सकते। बट जब हम 80 का लिमिट काउंट करते हैं, उसमें 1% कंपनी का ऑडिट, स्मॉल कंपनी का ऑडिट, या कोई भी प्राइवेट कंपनी जिसका पेड अप कैपिटल लेस देन 100 करोड़ है, उसका ऑडिट सीलिंग लिमिट में आएगा नहीं। सीलिंग लिमिट में ये 3 नहीं आएंगे, बट इन तीनों को छोड़ के कोई और है तो सीलिंग लिमिट में ऐड होगा। अब ये जो पॉइंट है ना दोस्तों डिस्क्वालिफिकेशन का, मैं आपको बताऊं, हमने सेक्शन 139 पढ़ा था फर्स्ट लेक्चर। 139 में मैंने आपको बताया था जब ऑडिटर को अपॉइंट किया जाता है, एजीएम में अपॉइंट करने से पहले, मतलब ऑडिटर को अपॉइंट करने के लिए उसका रिटर्न कंसेंट लिया जाता है। रिटर्न कंसेंट लेते वक्त ऑडिटर को इन राइटिंग में क्या देना होता है, एक सर्टिफिकेट भी देना होता है। सर्टिफिकेट में ऑडिटर ये लिख कर देता है कि आई एम ड्यूली क्वालिफाइड एज पर सेक्शन 141 सब क्लॉज 3। अरे बोलो, जिसमें उसका सेलिंग लिमिट 20 है, उसके अंदर है, ये वो बता रहा है लेस देन 20 है। अरे बोलो बाबा। अच्छा, ये जो पैराग्राफ है ना नीचे सेलिंग लिमिट का दिया हुआ, सेलिंग नंबर ऑफ ऑडिट्स, एक जरा पढ़ो एक बार सब लोग, उसमें कुछ खास नहीं है बट
एक सेंटेंस है जो इंपॉर्टेंट है. कैन यू टेल मी व्हाट इज इंपॉर्टेंट इन इट? सेलिंग नंबर ऑफ ऑडिट्स. सेलिंग नंबर ऑफ ऑडिट्स. बोलो. पढ़ा है सबने? हैव यू रेड एवरीवन? वेरी गुड. कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं, हमने डिस्कस कर लिया ऑलरेडी. आगे बढ़ते क्लॉज नंबर एच में. क्लॉज नंबर एच ज्यादा इंपॉर्टेंट है. अब मैं ये पढ़ रहा हूं. अ पर्सन हु हैज बीन कन्विक्टेड. कन्विक्टेड 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 मतलब जिसको सजा सुनाई दी गई है, सजा सुनाई है. Convicted by a court of an offense involving fraud and a period of 10 years has not elapsed from the date of such conviction. मतलब देखना, convict अलग है, accused अलग है. इल्जाम लगने पर आप डिस्क्वालीफाई नहीं होते हो. अगर कोर्ट ने आपको कन्विक्टेड घोषित कर दिया है, आपके खिलाफ सजा सुनाई गई है, तो जिस दिन आपको कन्विक्ट किया गया उसके बाद 10 साल तक आप इनएलिजिबल हो, डिस्क्वालीफाइड हो टू बी अपॉइंटेड एज ऑडिटर. ध्यान रखना क्या दिया है? ऑफेंस इन्वॉल्विंग फ्रॉड, सेक्शन 447 याद है क्या? सो जो भी पर्सन फ्रॉड के तहत कन्विक्ट होगा उसको 10 साल तक डिस्क्वालीफाई किया गया, और वो सिर्फ उस कंपनी में नहीं है, एनी कंपनी, किसी भी कंपनी में ऑडिटर बन नहीं सकता. क्लॉज नंबर एच सबको क्लियर है? सिंपल है क्लॉज नंबर एच. अरे बोलो. क्लॉज नंबर आई एकदम हटकर है. क्लॉज नंबर आई में क्या लिखा है? मेरे साथ पढ़ो. एनी पर्सन हुज सब्सिडरी और एसोसिएट कंपनी. कुछ अटपटा सा लग रहा है. पर्सन की कभी सब्सिडरी नहीं हो सकती. पर्सन की कभी सब्सिडरी हो नहीं सकती. हाँ, पर्सन अगर एक ऑडिट फर्म है तो ऑडिट फर्म की सब्सिडरी या एसोसिएट हो सकती है, बट इंडिविजुअल की सब्सिडरी और एसोसिएट नहीं हो सकती. सो दिस टर्म हैज टू बी रेड फ्रॉम लार्जर पर्सपेक्टिव. हम इसको लिंक करेंगे. एक सेक्शन है सेक्शन 144, उसके साथ इसका लिंक होता है. सो प्लीज रीड विथ मी. अ पर्सन हु सब्सिडरी और एसोसिएट कंपनी और एनी अदर फॉर्म ऑफ एंटिटी, आप अंडरलाइन करना, इज एंगेज्ड एज ऑन द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, एंगेज्ड एज ऑन द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट इन कंसल्टिंग and specialized services as provided in section 144. 144 क्या है? तुरंत हम बाद में देखने वाले. इसके बाद हम 141 के बाद 144 ही देखने वाले हैं. बट यहां पर दिया है इन कंसल्टिंग एंड स्पेशलाइज्ड सर्विसेज. व्हाट इट मींस? अगर मेरी कोई पार्टनरशिप फर्म है या कोई मेरी सब्सिडरी फर्म है, वो इस कंपनी का, जिसका मुझे ऑडिट अपॉइंट करने चाहिए, उस कंपनी का ऑलरेडी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करती है. अगर मेरी कोई सब्सिडरी फर्म है या पार्टनरशिप फर्म है, वो अगर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करिए, तो अब मुझे वो ऑडिटर अपॉइंट नहीं कर सकते, बिकॉज 144 के तहत दे आर मेंटेनिंग सर्विसेज. सो नाउ आई कैन नॉट बी अपॉइंटेड ऑडिटर. मतलब एक तो मैं 141 के तहत ऑडिटर अपॉइंट हो सकता हूं, या फिर 144 के तहत सर्विस दे सकता हूं. दोनों एट ए टाइम नहीं कर सकता हूं. 144 में वो कहता है नो स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ द कंपनी इज अलाउड टू प्रोवाइड द सर्विसेज गिवन अंडर 144. तो मतलब 144 का अगर मैं कोई ऑलरेडी मेरी फर्म सर्विस दे रही है तो उस केस में मैं ऑडिटर बन नहीं सकता. अब 144 के सर्विसेज कितने? 9 सर्विसेज है जो प्रोहिबिटेड है, वो हम 144 में देखेंगे. बट यहां पर आप एक पॉइंट मैंने हाईलाइट करके दिया है, इज एंगेज्ड ऑन द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट. तो मैंने क्या किया पता है? सुन लो. मैंने मेरी उस सब्सिडरी फर्म को कह दिया आप ऑडिट का काम अभी मत लो. मैंने मेरी सब्सिडरी फर्म को कहा आप ऑडिट का काम अभी मत लो. मैंने ऑडिट का काम उनको लेने के लिए नहीं कहा, मतलब सॉरी, बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने के लिए नहीं कहा. मुझे ऑडिटर उन्होंने अपॉइंट कर दिया. अपॉइंटमेंट करने के 4 महीने बाद अब उनको बोल दिया आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी मेंटेन करो. बिकॉज 141 जो सब क्लॉज आए है वो क्या कह रहा है? एनी पर्सन हुज सब्सिडरी और एसोसिएट कंपनी और एनी द फॉर्म ऑफ एंटिटीज एंगेज्ड ऑन द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट. एज ऑन द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट वो तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करते ही नहीं थे. ऑन द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट तो मैं अकेले ऑडिटर अपॉइंट हुआ ना. मेरे अपॉइंटमेंट होने के बाद उनको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने की जिम्मेदारी दी है, तो मैं इसके तहत तो क्वालिफाइड हो गया. यस और नो? सब लोग है क्या मेरे साथ? बट ऐसा ना हो, इसलिए उन्होंने 141 सब क्लॉज 3 के साथ
एक और सेक्शन रखा 141 सब क्लॉज 4 जो नीचे दिया वैकेशन ऑफ ऑफिस बाय एन ऑडिटर। वैकेशन ऑफ ऑफिस बाय एन ऑडिटर इस पूरे 141 सब क्लॉज 3 को वाइडन कर देता है। क्या करता है, पढ़ो उधर। इफ अ पर्सन अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर ऑफ अ कंपनी इनकर्स any of the disqualifications specified in 141 subclause 3, he shall be deemed to have vacated his office. Such vacation shall be deemed to be a casual vacancy in the office of auditor. पहला लाइन फिर से पढ़ो। If a person appointed as an auditor incurs any of the disqualifications specified in section 141 subclause 3, तो जैसे ही बाद में वो क्या बनेंगे, बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करेंगे, I'll be disqualified। तो ऐसे केस में तुरंत मेरा ऑफिस वैकेट होता है एज पर 141 सब क्लॉज 4। मतलब लोग ऐसा वे आउट ना निकाले, इसलिए 141 सब क्लॉज 4 कहता है ऑन द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट अगर आप भले क्वालिफाइड थे, बाद में अगर डिस्क्वालीफाई हो गए तो भी ऑफिस वैकेट होगा। अरे बोलो भाई। अच्छा, ये जो 9 डिस्क्वालिफिकेशन है, एक छोटा सा आपको करेक्शन करना है आपकी नोट्स में, वहां पर वो 1 बाय 1 डिस्क्वालिफिकेशन में आप देखना रोमन 1 पॉइंट दिया था ना, वो 1 ना होते हुए ए है। सो मेरे साथ बॉडी कॉर्पोरेट को ए मार्क करो, ऑफिसर और एम्प्लॉय को बी मार्क करो, अ पर्सन इज अ पार्टनर और इज इन एम्प्लॉयमेंट ऑफ ऑफिसर और एम्प्लॉय को सी मार्क करो। देन पॉइंट नंबर 4 को डी मार्क करो। 4th के नीचे डी के नीचे 1 2 3 वैसे रहने दो, खुशी के मारे उधर मार्क मत करो। देन उधर नीचे कमर्शियल ट्रांजैक्शन है ना, पॉइंट नंबर 5 उधर ई मार्क करो। नेक्स्ट पेज पर आओ, वहां पर जो डायरेक्टर या एम्प्लॉयमेंट डायरेक्टर की बात की, केएमपी की बात की, उसको एफ मार्क करो। सीलिंग लिमिट ऑफ ऑडिट को जी मार्क करो। तो अब वो सीलिंग लिमिट का जो पैराग्राफ है ना आपने पढ़ा होगा, उसमें 141 सब क्लॉज 3 सब क्लॉज जी दिया है, मिला है क्या? और फिर एच और आई तो ऑलरेडी दिया नीचे। मतलब अंडर द इन बेयर एक्ट दे हैव गिवन दिस रेफरेंस इन A2I फॉर्मेट, तो हमें A2I फॉर्मेट में रखना है। सबको समझा? अच्छा, ये 9 डिस्क्वालिफिकेशंस हमने सिर्फ ओरली पढ़े। अब इस ओरली पढ़ने के बाद इसका प्रॉपर टेबल बनाना है। आई रिक्वेस्ट यू ऑल, आपके हो सके तो नोटबुक में एक डबल पेज लो, सब लोग एक डबल पेज, एंड वो डबल पेज आप इस बुक के अंदर चिपका देना इस 9 डिस्क्वालिफिकेशंस को लिखने के लिए। इसलिए मैं कह रहा हूं हो सके तो एक डबल पेज ले लो। अब हम ये पॉइंट्स सारे लिखेंगे, लिखने के बाद 10 मिनट आखिरी के डाउट सेशन के लिए रहेगा, और हमारा 144 डिस्कशन जो पेंडिंग है वो इसके साथ मैं कंप्लीट कर दूंगा। सब लोग मेरे साथ आओ क्विकली। हेडिंग 2, सेक्शन 141 सब क्लॉज 3, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर। डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर, डबल पेज लोगे और वहां पर लिखोगे तो ज्यादा बेटर है। डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर, उसके नीचे अगर आप डबल पेज में लिख रहे हो तो आई रिक्वेस्ट यू, पहले साइड पे फ्रंट साइड में आप सिर्फ 5 एरोज लिखो। अभी कितने? 5। डबल पेज जो हॉरिजॉन्टली लिखोगे ना, या अगर आप डबल पेज इस तरह से लिखोगे तो 9 एरोज एक साथ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। यू कैन मेक 9 एरोज एट ए टाइम, नो प्रॉब्लम। सो 1 बाय 1 फर्स्ट डिस्क्वालिफिकेशन। सब लोग मेरे साथ इन्वॉल्व होंगे। अब देखो उसको प्रेजेंट करने का तरीका, हम लोग उसको पॉइंट फॉर्मेट में लिख रहे हैं, स्पेसिफिकली जो रिलेवेंट है वही लिखेंगे वहां पर। अरे सब लोग है क्या मेरे साथ? तो फर्स्ट डिस्क्वालिफिकेशन में वहां पर हम लिखेंगे सब क्लॉज ए, पहले ऊपर हेडिंग देंगे सब क्लॉज ए, और उसके नीचे सिंगल एरो करके लिखेंगे अ बॉडी कॉर्पोरेट, जिसको हम एबीसी कहते हैं। A body corporate other than a LLP, हम उसको हाईलाइट कर देंगे अदर देन LLP को। उसके बाद सेकंड एरो में हम सब क्लॉज बी लिखेंगे और वहां पर लिखेंगे एन ऑफिसर ऑब्लिक एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। थर्ड एरो में हम लिखेंगे सब क्लॉज सी करके
a person who is a partner or who is जस्ट जैसे मैं लिख रहा हूं वैसे आप लिखने वाले हो, तो मुझे बहुत पर्टिकुलर लिखना पड़ेगा। अ पर्सन डैश करके क्लॉज, अब उधर नीचे लिखना अ पर्सन हु इज अ पार्टनर, उसके नीचे और करके हु इज इन एम्प्लॉयमेंट, हु इज इन एम्प्लॉयमेंट, जैसे मैं लिख रहा हूं प्लीज वैसे ही लिखो, हु इज इन एम्प्लॉयमेंट। उसके नीचे सेंटर से सिंगल एरो ड्रॉ करो और लिखो वहां पर इस तरह से ऑफ एन, समझ रहे क्या? अ पर्सन हु इज अ पार्टनर और हु इज इन एम्प्लॉयमेंट, वहां से हमने नीचे एरो करके सीधा क्लॉज नंबर बी की तरफ कर दिया। तो एम्प्लॉयमेंट किसका हुआ? वो ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। ये लिखने का पर्पस भी वो है सो दैट यू गेट टू नो दैट क्लॉज बी और सी लिंक्ड है। उसके बाद आगे बढ़ते हम क्लॉज डी की तरफ। क्लॉज सी सबका हो गया। क्लॉज डी में आप लिखो अ पर्सन हु और हिज रिलेटिव और जैसे मैं लिख रहा हूं वैसे लिखो पार्टनर, पार्टनर उसके नीचे सिंगल एरो ड्रॉ करो और पॉइंट नंबर 1 लिखो इज होल्डिंग एनी सिक्योरिटी ऑब्लिक इंटरेस्ट इन दी, बस इतना लिखूंगा मैं। और सब क्लॉज 2 लिखूंगा is indated ग्रेटर देन का सिंबल करके ₹5 lakhs, चूदी अगेन उसके नीचे और करके पॉइंट नंबर 3 एक के नीचे एक तुरंत लिखेंगे हैज गिवन a guarantee oblique provided any security, मैथमेटिकल सिंबल ग्रेटर देन इसके आगे ₹1 lakhs टू दी, और उसके नीचे सिंगल एरो ड्रॉ करके हम लिखेंगे कंपनी ऑब्लिक सब्सिडियरी ऑब्लिक होल्डिंग ऑब्लिक एसोसिएट कंपनी, या एसोसिएट लिखो, एसोसिएट ऑब्लिक सब्सिडियरी ऑफ होल्डिंग कंपनी। इन तीनों के लिए यह कॉमन ही था। has given a guarantee or provided any security of ₹1 lakhs to the, नीचे सिंगल एरो करके क्या लिखा है? कंपनी ऑब्लिक सब्सिडरी ऑब्लिक होल्डिंग ऑब्लिक एसोसिएट ऑब्लिक सब्सिडी ऑफ होल्डिंग कंपनी, सबने लिखा है। अब उसके नीचे आप सिंगल एरो करके लिखना रेफर नोट 1, मतलब जो बचा हुआ पॉइंट था ना, कौन सा? रिलेटिव 1 लाख तक होल्ड कर सकता है। 1 लाख के ऊपर होल्डिंग है तो 60 डेज में ऑडिटर को उसे क्या करना है? लिमिट को मेंटेन करने के लिए स्टेप्स लेने हैं, वो हम नोट में लिखेंगे। मेन डिस्क्वालिफिकेशन ये है, सबको क्लियर है? सो रेफर नोट 1 लिख दो। उसके बाद अगले नेक्स्ट क्लॉज डी हो गया। क्लॉज ई में आओ। क्लॉज डी में 3 बातें दी है, तीनों क्लियर है ना?
पहला होल्डिंग था, सेकंड डेप्ट था, थर्ड गारंटी था। आगे बढ़ता हूं मैं। नेक्स्ट इसमें क्लॉज ई में आप लिखो अ पर्सन और अ फर्म, अ पर्सन और अ फर्म हु, उसके नीचे सिंगल एरो करके, वेदर डायरेक्टली ऑब्लिक इनडायरेक्टली, उसके नीचे सिंगल एरो करके, हैज बिजनेस रिलेशनशिप, ब्रैकेट में लिखोगे दैट इज कमर्शियल ट्रांजैक्शन, ब्रैकेट लो, उसके नीचे सिंगल एरो करके, अगेन आप अब कंपनी ऑब्लिक सब्सिडरी ऑब्लिक, देखो मैं एक एक वर्ड ही लिख रहा हूं, लिखो वैसे ही, और जो मेन चेंज आएगा ना वहां पर हम पूरा लिखेंगे। कंपनी ऑब्लिक सब्सिडरी ऑब्लिक होल्डिंग ऑब्लिक एसोसिएट ऑब्लिक सब्सिडरी ऑफ अ होल्डिंग कंपनी ऑब्लिक एसोसिएट कंपनी, में पूरा लिखूंगा। एसोसिएट कंपनी, उसे पढ़ते ही वैसे, सब्सिडरी ऑफ होल्डिंग कंपनी और एसोसिएट कंपनी, सब्सिडरी ऑफ होल्डिंग कंपनी, मैंने वहां पर जानबूझकर एसोसिएट कंपनी पूरा लिखा है और उसको आप हाईलाइट करोगे। सो यू मस्ट नोट द डिफरेंस। अच्छा, ये सिर्फ क्लॉज ई में क्यों है? बिकॉज कमर्शियल ट्रांजैक्शन है। सो कमर्शियल ट्रांजैक्शन का स्कोप वाइडन करने के लिए उन्होंने सब्सिडरी ऑफ एसोसिएट कंपनी को भी इंक्लूड कर दिया। क्लॉज नंबर ई सबका हो गया। उधर क्लॉज नंबर ई के नीचे लिखना रेफर नोट 2। नोट 2 में हम कमर्शियल ट्रांजैक्शंस को 2 एक्सेप्शंस के बारे में लिखेंगे। आई होप अ पर्सन और अ फर्म डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हैज अ बिजनेस रिलेशनशिप, जिसको हम कमर्शियल ट्रांजैक्शन मानेंगे। और उसके बाद नोट 2 सबने लिखा है। कितने हुए डिस्क्वेशंस? 5। और ध्यान रखना उसके बाद एंड में हमें इन सारे 9 डिस्क्वेशंस के लिए एक एक वर्ड भी याद रखना है, ब्रेन मैपिंग टेक्निक। हालांकि एग्जाम में कभी सारे 9 डिस्क्वेशंस आते नहीं है लिखने के लिए, देन आस्क यू क्वेश्चंस ऑन दिस, कीप दैट इन माइंड। उसके बाद आगे नेक्स्ट क्लॉज एफ, आप लिखो दर क्लॉज एफ में, क्लॉज एफ हेडिंग दो, उसके नीचे लिखो वहां पर अ पर्सन whose relative डैश करके नीचे is a director or is in employment of the company as director, employment of the company as a director, और उसके नीचे डैश करके KMP की मैनेजर पर्सन, उसमें आप हाईलाइट करना अ पर्सन हुज रिलेटिव, इसमें रिलेटिव इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एफ के बाद क्लॉज जी, उसे इंपॉर्टेंट मार्क करना क्लॉज जी को, और क्लॉज जी के उधर लिखना नीचे सिंगल एरो करके अ पर्सन हु इज इन फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट, प्लीज डोंट टॉक, फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट एल्सवेयर, फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट एल्सवेयर, वहीं पर ये पॉइंट एंड हो जाता है। और उसके नीचे आप सेंटर में और लिखोगे, और के नीचे फिर आप लिखो
अ पर्सन और अ पार्टनर, उसे एक साथ लिखना है, अ पर्सन और अ पार्टनर ऑफ अ फर्म, अ पर्सन और अ पार्टनर ऑफ अ फर्म, comma, if such person at the date of appointment or reappointment is holding अपॉइंटमेंट, मैथमेटिकल सिंबल नीचे जैसे मैं दे रहा हूं ग्रेटर देन का, ग्रेटर देन के नीचे 20 कंपनीज, मतलब मोर देन 20 कंपनीज, वहां पर मैं हाईलाइट करूंगा एट द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट और रीअपॉइंटमेंट इज होल्डिंग अपॉइंटमेंट, मैथमेटिकल सिंबल को हाईलाइट करके मोर देन 20 कंपनीज, और उसे ब्रैकेट में डालूंगा अ पर्सन और अ पार्टनर ऑफ फर्म, और उसके नीचे लिखना रेफर नोट नंबर 3, रेफर नोट 3। तीन ही नोट्स है, ये 3 नोट्स यहां पर आए। चौथा नोट 141 सब क्लॉज 4 का होता है। मेन 9 डिस्क्वालिफिकेशंस के 3 ही नोट्स है। अभी तक कितने डिस्क्वालिफिकेशन देख लिए हमने? 7। जो लास्ट 2 है, अब उसके लिए नेक्स्ट 8th में आ जाओ। 8th डिस्क्वालिफिकेशन कौन सा है? क्लॉज एच, क्लॉज एच हेडिंग दो, उसके नीचे सिंगल एरो ड्रॉ करो और लिखो कन्विक्टेड, अ पर्सन कन्विक्टेड, a person convicted by a court of an offense involving fraud, उसके नीचे सिंगल एरो करके एंड को सर्कल करना, 10 years and 10 years has not elapsed from the date of conviction, from the date of conviction, उसको हाईलाइट करना, from the date of conviction, 10 years from the date of, has not elapsed from the date of conviction, और फिर fraud को हाईलाइट करना, fraud, then लास्ट क्लॉज आई, उधर हेडिंग देकर उसके नीचे सिंगल एरो ड्रॉ करो और लिखो एनी पर्सन डैश करके हुज, एनी पर्सन हुज आगे लिखना और उसके नीचे डैश करके सब्सिडियरी और उसके नीचे डैश करके एसोसिएट कंपनी और उसके नीचे एनी अदर फॉर्म ऑफ एंटिटी, एनी अदर फॉर्म ऑफ एंटिटी, उसके नीचे सिंगल एरो ड्रॉ करके इज एंगेज्ड, कॉमा, ऑन द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, on the date of appointment in providing services under section 144, तो उसमें इंपॉर्टेंट है प्रोवाइडिंग सर्विसेज अंडर सेक्शन 144, engaged in providing services under 144, उस पर्सन की कोई सब्सिडी, एसोसिएट कंपनी और एनी अदर फॉर्म ऑफ एंटिटी, तो उस केस में वो पर्सन खुद ऑडिटर अपॉइंट नहीं हो सकता है। 9 पॉइंट्स यहां पर लिखने के बाद नीचे नोट नंबर 1 हेडिंग देना सब लोग। नोट नंबर 1 में आप लिखो, वहां पर आई विल डिक्टेट नाउ। नोट नंबर 1 में
नोट नंबर 1 के उधर आप रेफरेंस किसका दोगे? नोट नंबर 1 में उधर लिखना सेक्शन 141 सब क्लॉज 3 सब क्लॉज डी और डैश करके आगे लिखो, वहां पर सब लोग आई डिक्टेट इट। द रिलेटिव may hold security or interest in the company of face value मैथमेटिकल सिंबल करो लेस देन इक्वल टू और आगे लिखो ₹1 लाख, मतलब नॉट एक्सीडिंग 1 लाख लिखा है, फुल स्टॉप। इसमें पैराग्राफ करो और लिखो हाउएवर इफ at any time later the relative acquires any security or interest, आप सिंबल कुछ मत दो, डायरेक्टली लिखो मोर देन ₹1 लाख फेस वैल्यू, डैश करके उसके आगे लिखो द ऑडिटर शैल टेक करेक्टिव एक्शन, to maintain the limits within 60 days of such acquisition or interest, within 60 days of such acquisition or interest, within 60 days 60 of such acquisition or interest। सबको समझा? नोट नंबर 2 उधर आप लिखना सेक्शन 141 सब क्लॉज 3 सब क्लॉज ई। और ध्यान रखना ये नोट्स लिखने का एक और बेनिफिट ये होता है, व्हेन यू रीड बैक एट होम जो नोट्स आप देखोगे तो आपको वो जो डिस्क्वालिफिकेशन है उस पर ज्यादा फोकस रखना है। नोट नंबर 2 में आप लिखो वहां पर कमर्शियल ट्रांजैक्शन does not include उसके नीचे 2 एरोज ड्रॉ करो। फर्स्ट एरो में लिखो नेचर ऑफ प्रोफेशनल सर्विसेज permitted under the Companies Act and CA Act 1949। अंडर द कंपनीज एक्ट एंड सी एक्ट दोनों में से मतलब दोनों में परमिट होना चाहिए। अंडर द कंपनीज एक्ट एंड सीए एक्ट 1949 एंड इट्स रूल्स लिखा है। सेकेंड एरो में लिखो any transaction in the ordinary course of business at arm's length price underline arm's length price उधर ब्रैकेट में लिखो दैट इज एट मार्केट प्राइस लिखा है सबने। अब नेक्स्ट नोट नंबर 3 में आप लिखोगे सेक्शन 141 सब क्लॉज 3 सब क्लॉज जी
सब क्लॉज जी में आप लिखो उधर, while counting the ceiling limit, while counting the ceiling limit of 20 companies, अरे समझ रहा है कि नहीं, while counting the ceiling limit of 20 companies, comma, audit of following companies shall not be considered. Audit of following companies shall not be considered. समझ रहा? उसके इनर साइड में नीचे आप लिखो रोमन स्मॉल 1 person company, that is OPC. Number 2, small company. Number 3 लिखना private company with, private company having लिखना, private company having paid up share capital, मैथमेटिकल सिंबल देना लेस देन का, सिर्फ लेस देन का, लेस देन, और आगे लिखना 100 करोड़। लिखा है सबने? नोट नंबर 3 हो गया। नोट नंबर 4 को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करो, नोट नंबर 4, और उधर लिखना सेक्शन 141 सब क्लॉज 4, 141 सब क्लॉज 4, उसे हाईलाइट करो और वहां पर लिखो if a person appointed as auditor, if a person appointed as auditor, if a person appointed as auditor incurs any of the disqualifications, incurs any of the disqualifications afterwards, incurs any of the disqualifications afterwards, comma, he shall be deemed to have vacated his office, he shall be deemed to have vacated his office। लिखा है उधर ब्रैकेट में लिखो दैट इज कैजुअल वैकेंसी अराइजेस। अभी मुझे आगे लिख कर देने की जरूरत नहीं, यू ऑल नो कैजुअल वैकेंसी अराइज होने के बाद विद इन 30 डेज क्या होगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट करेगा। इस केस में यहां पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट करेगा विद इन 30 डेज, करेक्ट। और अगर गवर्नमेंट कंपनी है तो कॉम्प्टल ऑडिटर जनरल अपॉइंट करेगा। ध्यान रखना यहां पर शेयर होल्डर्स के पास आएगा नहीं। कैजुअल वैकेंसी इन द ऑडिटर सिर्फ रेजिग्नेशन हुआ तो शेयर होल्डर्स करते। सबको क्लियर है? आई रिक्वेस्ट यू ऑल तुरंत क्वेश्चन नंबर 11 में आ जाओ आपके नोट्स में, वहां पर ये इसको लेकर जो 6 क्वेश्चंस है ना, 6 क्वेश्चंस वो देख ले। देखो 144 पेंडिंग है, अभी भी हमारे डाउट्स भी पेंडिंग है, कुछ है तो 144, और अगर डाउट्स कुछ पेंडिंग है, लेट अस फर्स्ट कंप्लीट द क्वेश्चंस ओवर देयर। अगर हो सकता है क्वेश्चंस में कुछ क्लियर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 11 सब लोग मेरे साथ लाउडली पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 क्या लिखा है, और आंसर हमें लिखना नहीं वहां पर, आंसर आप लोग घर में कंप्लीट करोगे, हम सिर्फ डिस्कस करेंगे। ध्यान रखना एक ही आंसर हमें आज लिखना है वहां पर। क्वेश्चन नंबर 11, मिस्टर ए, a chartered accountant, please read along with me, has been appointed as auditor of Lakshman Limited in the AGM held in September 2016, in which he accepted the assignment। यहां तक सब कुछ सही चल रहा है। Subsequently, in January 2017, he joined B, another chartered accountant who is the manager finance of Lakshman Limited as partner। He joined another chartered accountant who is a manager finance of Lakshman Limited as partner। तो we know हमारा डिस्क्वालिफिकेशन क्लॉज ए तो बॉडी कॉर्पोरेट के लिए था, जो क्लॉज बी था वो ऑफिसर और एम्प्लॉय के लिए था, बट क्लॉज सी एनी पार्टनर और एम्प्लॉय ऑफ द ऑफिसर एम्प्लॉय। यहां पर मैनेजर फाइनेंस ऑफ लक्ष्मण लिमिटेड कौन था, बी,
और बी को उसने ज्वाइन किया है, सो बी उसका पार्टनर बन गया है, तो 141 सब क्लॉज 3 सब क्लॉज सी आता है। अरे यस और नो? बाकी वो जो फिल इन द ब्लैंक्स है वो आप कर देना वहां पर। अरे बोलो भाई, देखो हिंट यहां पर लगना चाहिए। हाउ द क्वेश्चन कम्स व्हेन आई रीड दैट लास्ट टू लाइंस, ही जॉइंड बी अनदर सीए हु इज अ मैनेजर फाइनेंस ऑफ लक्ष्मण लिमिटेड। अच्छा, सीए मैनेजर फाइनेंस है, मतलब वो लक्ष्मण लिमिटेड कंपनी का एम्प्लॉई है, एम्प्लॉई है। अभी वो एम्प्लॉई है और अभी ये उसका पार्टनर बन गया है, सो वो हमारा डिस्क्वालिफिकेशन नंबर 3 आ रहा है, दैट इज सब क्लॉज सी। क्लियर है? अरे बोलो। 12th क्वेश्चन में आओ, पढ़ो मेरे साथ, क्या लिखा है? Mr. A, a practicing chartered accountant, is holding securities of XYZ Limited, having face value of rupees 900. Whether A is qualified for appointment as an auditor of XYZ Limited? बोलो, बोलो, पक्का नो? Are you sure? अरे भाई कैसे? वो होना चाहिए ना क्वालिफाइड, नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, क्यों? ओके, थैंक यू। मतलब वो खुद अगर होल्ड कर रहा है, वो 1 रुपए के भी शेयर होल्ड कर रहा है, वो डिस्क्वालिफाइड है, उसके रिलेटिव के लिए अलाउड है, एंड दैट टू ऑफ रुपीज 1 लाख फेस वैल्यू। कुछ स्टूडेंट इमोशनल में आंसर लिख देते यस, बट द आंसर इज नो। आगे क्वेश्चन नंबर 13, मिस्टर पी इज अ प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट and Mr. Q, the relative of P, is holding securities having face value of 90,000. Whether P is qualified from being appointed as an auditor? Yes, because it is well below the limit of rupees 1 lakh face value. Clear? Okay. Question number 14 में आओ. BC and Company is an audit firm having partners Mr. B and Mr. C. And Mr. A, the relative of Mr. C, is holding securities of MWF Limited having face value of rupees 1,01,000. Whether BC and Company is qualified from being appointed as an auditor? No. और ध्यान रखना, ऑन द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट है तो नहीं। कुछ तो बोलते ही विल टेक 60 स्टेप्स, 60 डेज के अंदर वो स्टेप्स लेगा। वो बाद में हुआ तो ऑन द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट अगर ज्यादा है तो यू आर नॉट क्वालिफाइड। वहां पर लिख के मत आना कि वो 60 दिन के अंदर अगर कम कर दे तो फिर उस केस में अपॉइंट हो सकता है। नया इन्वेंशन करना मत। आगे क्वेश्चन नंबर 15, एबीसी एंड कंपनी इज एन ऑडिट फर्म having partners A, B and Mr. C chartered accountants. Mr. A, Mr. B and Mr. C are holding appointments as an auditor in 4, 6 and 10 companies respectively. ये हमें वहां पर fill in the blanks करना है, इसमें ध्यान रखना। Provide, क्या पूछा है? The maximum number of audits remaining in the name of ABC and company. मुझे बोलो, क्वेश्चन अगर आप पढ़ोगे क्या लिखा है? एक सेकंड प्लीज। क्वेश्चन पढ़ोगे तो वहां पर उन्होंने 3 पार्टनर्स दिए एबीसी, तो हम नीचे जब आएंगे वहां पर 3 पार्टनर्स के लिए पर पर्सन कितना लिमिट है? 20। तो 3 पार्टनर्स के मिलाकर कितने होंगे? 60। उनका प्रोवाइड द मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑडिट्स रिमेनिंग इन द नेम ऑफ एबीसी एंड कंपनी। वो ऑलरेडी कितने हैं? 4, 6 एंड 10, तो 20 ऑलरेडी है, तो कितना हो सकता है? 40। आगे प्रोवाइड द मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑडिट्स रिमेनिंग इन द नेम ऑफ इंडिविजुअल पार्टनर मिस्टर ए, मिस्टर बी एंड मिस्टर सी। इंडिविजुअल भी पूछा है, वेरी गुड। ए के लिए 16, बी के लिए 14 और सी के लिए 10। क्लियर है सबको? अच्छा, तो अब नेक्स्ट पेज पर आओ, उधर ब्लैंक्स फिल इन द ब्लैंक्स करो मेरे साथ। जो दिया है टोटल नंबर ऑफ ऑडिट्स, वहां पर उस पेज के ब्लैंक्स आप कर टोटल नंबर ऑफ ऑडिट्स अवेलेबल टू द फर्म 20 into 3, 60 लिखूंगा मैं। नंबर ऑफ ऑडिट्स ऑलरेडी टेकन बाय ऑल द पार्टनर्स इन देयर इंडिविजुअल कैपेसिटी 4, 6, 10 दिया है, उधर क्या आएगा? 20। सो रिमेनिंग नंबर ऑफ ऑडिट्स, पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया 40। सेकंड क्वेश्चन का बोलो उधर नीचे, सेकंड क्वेश्चन में हेंस मिस्टर ए कैन होल्ड 20 - 4, ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन दिया आपके लिए। देन 20 - 6, 14 एंड 20 - 10, 10। यस, वी हैव डन इट। कैलकुलेशन लेके जाना पड़ेगा, ज्यादा दिमाग मत लगाओ। 16th पढ़ो क्विकली। 16th क्वेश्चन पढ़ो। EF Limited appointed an individual firm, Naresh and Company, chartered accountants as auditors of company at AGM held on 30th September. Mrs. Kamla, wife of Mr. Naresh,
invested in the equity shares face value of rupees 1 lakh of EF Limited on 15th October 2016, but Naresh and Company continues to function as statutory auditors of the company. Can they do so? मैंने कहा था ना कई बार वो लिमिट तक आता है, 1 लाख तक अलाउड है, 1 लाख के ऊपर जाएगा तो इज डिस्क्वालिफाइड. सो आप आंसर में उधर सिर्फ नीचे थर्ड पैराग्राफ में आओ और उधर लिखो वहां पर, in case Mr. Naresh Chartered Accountants did not hold any such security, but Mrs. Kamla, his wife, held equity shares of EF Limited of face value rupees 1 lakh, which is within the specified limit. लिखो within the specified limit, within the specified limit. तो उसके नीचे लास्ट लाइन में, second last line, hence Naresh and Company can continue to function as auditors of the company even after 15th October 2016 लिखना, that is after the date of investment made by the wife. अरे बोलो, clear है सबको? If you just all of you recollect, listen, 141 qualifications and disqualifications दोनों हमने कंप्लीट किया है, but I request you all, 144 is pending and I want you all घर जाके 141 सब क्लॉज 3 का कंप्लीट पोस्टमार्टम करो. आपके जो भी फालतू से फालतू डाउट्स है, I'll entertain this time because I want you all to be thorough in 141 सब क्लॉज 3. ध्यान रखना, बट फालतू से फालतू का क्वालिटी मेंटेन रखो. You are CA Inter students. I hope you understand. Is it clear? घड़ी में देखो एग्जैक्टली टाइम क्या हुआ है. 144 का जो प्रोविजन है, 144 का प्रोविजन, अगेन मैं बता रहा हूं, 144 का प्रोविजन हो सके तो पढ़कर आओ एंड 141 सब क्लॉज 3 के डाउट्स मुझे चाहिए कल. ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद. जय माता दी.